बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पाकिस्तान के अंदर अप्रेंटिसशिप के कानून की एप्लीकेबिलिटी के बारे में। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पाकिस्तान में एप्लीकेबल अप्रेंटिसशिप के कानून के मुताबिक इदारे किन किन ट्रेड्स में और कितनी क्वांटिटी में अप्रेंटिस रखने के पाबंद हैं। मजीद उन अप्रेंटिस की हायरिंग से लेकर उनको एक सर्टिफाइड अप्रेंटिस बनाने तक का क्या तरीक़ाकार है वो कंप्लीट प्रोसेस में आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं इस कानून की एक बेसिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बता दूं। पाकिस्तान में अप्रेंटिसशिप का कानून 1962 में बना। इस कानून का मकसद बेसिकली पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्किल सेट को जनरेट करना था। जो वोकेशनल ट्रेनिंग का एक पैटर्न है जो कि पाकिस्तान के अलावा और भी कई ममालिक फॉलो करते हैं, उसी पैटर्न पे बेसिकली इस कानून को बनाया गया। 1962 में ये कानून तमाम तर पाकिस्तान में एप्लीकेबल हुआ और इवन आफ्टर 18th अमेंडमेंट अब तक पाकिस्तान के किसी सूबे ने इस कानून को अमेंड नहीं किया है। फेडरल एरिया जो है पाकिस्तान का, उसमें अप्रेंटिसशिप का एक्ट जो है वो 2018 में एक बन गया है, लेकिन उसके जो रूल्स हैं वो स्टिल अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम तर एरियाज में स्टिल द अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस 1962 ही एप्लीकेबल है। ये कानून उन तमाम तर इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल है जो कि इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत इंडस्ट्री की तारीफ पे पूरी उतरती है। एक चीज मैं अब आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि अगर तो आप मुझे पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान या बलूचिस्तान के इलाके से देख रहे हैं तो आप पर इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 एप्लीकेबल है। अगर आप सिंध से हैं तो आप पे द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट 2015 एप्लीकेबल है, और अगर आप केपीके से हैं तो आप पे इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट केपी के इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 2013 एप्लीकेबल है। तो आपका जो भी रेलिवेंट लॉ है उसमें आपकी जो भी इंडस्ट्रीज की तारीफ है, अगर आप उस पर पूरे उतर रहे हैं तो आपके ऊपर ये कानून अप्लाई होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये आ जाता है कि इदारे किन किन ट्रेड्स में और कितनी कितनी क्वांटिटी में अप्रेंटिस रखने के पाबंद हैं। बिल्कुल सिंपल सा इसका आंसर है, आपके इदारे में मौजूद जितने भी टेक्निकल ट्रेड्स हैं, अगर उन ट्रेड्स के अंदर आपके पास 5 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो इट्स मीन आपने अपने उस टेक्निकल ट्रेड को अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट के साथ एज अप्रेंटाइसेबल ट्रेड रजिस्टर करवाना है। अब ट्रेड रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। बेसिकली ट्रेड रजिस्ट्रेशन का एक सैंपल फॉर्म मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। देखिए, ये बेसिकली जो टेक्निकल ट्रेड्स हैं उनको एज अप्रेंटाइसेबल ट्रेड्स रजिस्टर करवाने का एक सैंपल हमारे पास फॉर्म है। इस फॉर्म को आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। यहाँ पे इदारे वगैरह की तमाम तर जो डिटेल्स हैं आपने वो एंटर करनी है। देखिए, यहाँ पे उन ट्रेड्स का नाम आ जाता है जिन जिन ट्रेड्स को आपने एज अप्रेंटाइजेबल ट्रेड रजिस्टर करवाना होता है, और इसी फॉर्म में आपको उसकी तमाम तर एलिजिबिलिटी भी दिखाई दे रही होगी। मजीद उस ट्रेड में हायरिंग के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन लेवल रिक्वायर्ड है, वो तमाम तर तफसीलात, और उस ट्रेड के अगेंस्ट क्या ड्यूरेशन होगा उस ट्रेड को रन करने का, वो तमाम तर डिटेल्स आप इसमें एंटर करके और आप इस फॉर्म को अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट में तमाम नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के बाद सबमिट करवा देते हैं। अब आप जब ये फॉर्म अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट पे सबमिट करवाते हैं तो अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट आपकी रिक्वेस्ट को उस कमेटी में पेश करते हैं जो कि अप्रेंटिसशिप रूल्स के अंडर तश्कील दी गई होती है, और बेसिकली वही कमेटी आपके जो ट्रेड्स हैं उनको एज अप्रेंटाइजेबल ट्रेड फाइनलाइज कर देती है। जब आपके ट्रेड्स, आपके टेक्निकल ट्रेड्स एज अप्रेंटाइजेबल ट्रेड रजिस्टर हो जाते हैं, देन यू आर बाउंड कि आपके जितने भी अप्रेंटाइजेबल ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स के अंदर मौजूद आपके पास जितनी नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वर्कफोर्स है
उस नंबर का 20% आपने अप्रेंटिस रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक अप्रेंटाइजेबल ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन जनरल का, और आपका जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है उसमें आपके पास टोटल 20 लोग काम कर रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपने उस ट्रेड के अंदर 4 अप्रेंटिस रखने हैं। अब आगे जो अप्रेंटिस की नॉर्मली जो हायरिंग की एज होती है वो 15 से 20 साल के दरमियान होती है, लेकिन इसमें एक रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए जो कि आर्मी रिटायर्ड हो या फिर उन्होंने खुद से आर्मी से रिजाइन किया हो बट विद सम गुड कंडक्ट। उनके लिए एज रिलैक्सेशन ये है कि उनकी एज के 45 ईयर्स तक अगर वो अप्रेंटिसशिप करना चाहें तो आप उनको अप्रेंटिसशिप में हायर कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी है आप थ्रू न्यूज़पेपर अनाउंस कर सकते हैं, या करीबी कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, या इसके अलावा आपके लिए जो भी फीजिबल वे है वैकेंसी को अनाउंस करने का, आप उसके जरिए इस वैकेंसी को अनाउंस कर सकते हैं। और इसी अनाउंसमेंट में आप इस वैकेंसी के लिए एज लिमिट, क्वालिफिकेशन लेवल और इस वैकेंसी का जो ड्यूरेशन वगैरह है वो भी डेफिनेटली अनाउंस कर देते हैं। अब जब आपके पास उस वैकेंसी के अगेंस्ट सीवीज आ जाती हैं, तो आप थ्रू इंटरव्यू या थ्रू एप्टीट्यूड टेस्ट या जो भी प्रोसेस आप फॉलो करना चाहें उस प्रोसेस के थ्रू आप उनकी हायरिंग को फाइनलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई प्रोसेस हायरिंग का फॉलो करना चाह रहे हैं जो कि आपके इदारे में नॉर्मल लाइक प्रोसेस फॉलो होता है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इससे आगे का जो प्रोसेस है वो बेसिकली ये होता है कि आपने हर अप्रेंटिस के अगेंस्ट एक अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट का जो फॉर्मेट है वो आपको अप्रेंटिसशिप रूल्स 1966 के जो हैं उन रूल्स में आपको उस कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट मिल जाएगा। आपने हर अप्रेंटिस के अगेंस्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिकली 3 सेट्स जो हैं वो तैयार करने होते हैं, और इन सेट्स के साथ इन लाइक अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको अप्रेंटिस के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे कि अप्रेंटिस के आईडी कार्ड की कॉपी, अगर अप्रेंटिस जो है वो लेस देन 18 ईयर्स है तो उसके बे फॉर्म की कॉपी, उसका एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट है वो आप इसके साथ अटैच करें, और अप्रेंटिस की पिक्चर्स वगैरह इस तरह से डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप इसके 3 सेट्स बना लें, और उन तीनों सेट्स को अप्रेंटिस से और उसके गार्डियन से और आपके जो इदारा है वहां से साइन एंड स्टैम्प होने के बाद आप अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट में भिजवाएं। इससे आगे होता बेसिकली ये है कि अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट एक इस सेट की जो कॉपी है वो अपने रिकॉर्ड में रखता है, और बाकी 2 कॉपीज साइन एंड स्टैम्प के बाद इदारे को वापस भेज देते हैं। इसमें से एक कॉपी इदारे में मौजूद अप्रेंटिस की पर्सनल फाइल के लिए होती है, और एक कॉपी जो है वो बेसिकली अप्रेंटिस की कॉपी होती है। अच्छा, मजीद हर अप्रेंटिस की अप्रेंटिसशिप के जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो उनका प्रोबेशन पीरियड होता है। इस दौरान अगर अप्रेंटिस चाहे तो वो भी इस ट्रेनिंग को छोड़ सकता है, और अगर इदारा चाहे तो वो भी उस अप्रेंटिस को निकाल सकता है। लेकिन इन बोथ केसेस, चाहे अप्रेंटिस ट्रेनिंग छोड़ना चाह रहा हो या इदारा उसको निकालना चाह रहा हो, दोनों के पास इस ट्रेनिंग को खत्म करने का कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। अगर इदारे के पास या अप्रेंटिस दोनों के पास कोई वैलिड रीजन नहीं है कि वो क्यों आया अप्रेंटिसशिप छोड़ना चाह रहा है या इदारा उसको क्यों निकालना चाह रहा है, तो ना इदारा उसको निकाल सकता है और ना ही अप्रेंटिस जो है वो अप्रेंटिसशिप छोड़ सकता है। मजीद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि इन अप्रेंटिसेस की को जो स्टाइपेंड की पेमेंट है उसका क्या तरीकाकार होता है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि बेसिकली अप्रेंटिसेस का जो स्टाइपेंड का एक शेड्यूल है वो मिनिमम वेज गजट के थ्रू इशू कर दिया जाता है, लेकिन उसकी जो तफसील है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। होता बेसिकली ये है कि एक अप्रेंटिस वो जितने भी अरसे की अप्रेंटिसशिप कर रहा है, आप उस ड्यूरेशन को 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। अब उस ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप के पहले पोर्शन में वो अप्रेंटिस जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कर रहा है उस ट्रेड के एक स्किल्ड वर्कर की मिनिमम वेज का 50% आप उसको पहले पोर्शन में पे करते हैं। अब सेकंड पोर्शन में जब वो अप्रेंटिस आ जाता है तो उस स्पेसिफिक ट्रेड में
मौजूद एक स्किल्ड वर्कर की मिनिमम वेज का 60% आप उसको पे करते हैं, और थर्ड पोर्शन में आप एक स्किल्ड वर्कर की मिनिमम वेज का 70% उस अप्रेंटिस को पे करते हैं। अब अगर एट द कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप आप ये समझते हैं कि ये जो अप्रेंटिस है इसको स्टिल अभी कोई ट्रेनिंग वगैरह रिक्वायर्ड है, या आप उसका ड्यूरेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट के म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ ये कर सकते हैं। लेकिन इन केस आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं, तो उसका जो उसकी अप्रेंटिसशिप का जो एक्चुअल ड्यूरेशन है उसके 25th पार्ट से ज़्यादा आप उस ड्यूरेशन को एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जांपल अगर एक जो अप्रेंटिस है वो 3 साल की अप्रेंटिसशिप कर रहा है, और अगर आपने उसका ड्यूरेशन एक्सटेंड करना है, तो आप किसी सूरत 9 मंथ से ज़्यादा उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। और ये जो एक्सटेंशन वाला पीरियड होगा, इसमें अप्रेंटिस को उसके ट्रेड के स्किल्ड वर्कर की मिनिमम वेज का 100% आपको पे करना होगा। मजीद इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आप जो भी करिकुलम वगैरह फॉलो कर रहे हैं उस अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के लिए, उस करिकुलम का 75 से 80% पोर्शन जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे मबनी होना चाहिए, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो आप थ्योरेटिकल ट्रेनिंग पे उसको करवाएं। इसके लिए मजीद ऐसा होता है कि अप्रेंटिस को बेसिकली एडवांस ट्रेनिंग भी करवाई जाती है। अब अगर इदारे में उस इदारे में जहाँ पे वो अप्रेंटिसशिप कर रहा है, अगर उस इदारे के अंदर एडवांस ट्रेनिंग के लिए मशीनरी वगैरह मौजूद नहीं है, तो उन अप्रेंटिस को किसी और ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट के ही अंडर आते होंगे, उन ट्रेनिंग सेंटर में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। बेसिकली इस इन ट्रेनिंग्स के लिए लेटर जो है वो आपको अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट की तरफ से रिसीव होता है। अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट ही ये फाइनल करता है कि किस ट्रेनिंग को, किस अप्रेंटिस को किस इदारे में एडवांस ट्रेनिंग के लिए कितने अरसे के लिए भेजना है। और अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट एक लेटर के थ्रू आपको वो उस फी की अमाउंट भी बताते हैं, जो अमाउंट आपने बेसिकली उस एडवांस ट्रेनिंग के लिए उस अप्रेंटिस के अगेंस्ट पे करनी होती है। तो आपने वो अमाउंट बेसिकली अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट को पे करनी होती है, जिसके जरिए से जो वो अप्रेंटिस है वो किसी और टेक्निकल ट्रेड सेंटर में जो है वो एडवांस ट्रेनिंग हासिल करता है। और जितने भी अरसे अप्रेंटिस वहाँ पे एडवांस ट्रेनिंग ले रहा होता है, उस दौरान अप्रेंटिस को उसके स्टाइपेंड की कंप्लीट पेमेंट होती है। अब जब बेसिकली इस सारे प्रोसेस से गुजर के अप्रेंटिस अपनी अप्रेंटिसशिप को कंप्लीट कर लेता है, तो उसका एक टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो कि थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पोर्शंस पे मबनी होता है। बेसिकली इस टेस्ट के जो टेस्ट के बोर्ड में 3 लोग जो हैं वो कमेटी में बोर्ड में शामिल होते हैं। उसमें से एक जो है वो अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव उस इदारे की मैनेजमेंट से होता है जहाँ पे उस अप्रेंटिस ने अप्रेंटिसशिप की होती है, और एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उस टेक्निकल डिपार्टमेंट से होता है जहाँ पे बेसिकली उस अप्रेंटिस ने अप्रेंटिसशिप की होती है। अब अगर वो अप्रेंटिस जो है वो इस टेस्ट को क्लियर कर लेता है, तो इदारे और अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट दोनों म्यूचुअली जो है उसको एक बेसिकली अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो है वो इशू कर देते हैं, और इस तरह वो अप्रेंटिस जो है वो एक कंप्लीट ट्रेनिंग के बाद एक सर्टिफाइड अप्रेंटिस बन जाता है। तो ये बेसिकली अप्रेंटिसशिप का एक कंप्लीट प्रोसेस है। आई होप कि आपको इसमें मजीद अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद मैं आप सबके नॉलेज में ले आऊं कि एक अप्रेंटिस, इदारे में काम करने वाला एक अप्रेंटिस, अगर वो एलिजिबिलिटी पे फॉल कर रहा है, तो इदारे की तरफ से मिलने वाले बोनस और WPPF दोनों का हकदार है। मजीद एक अप्रेंटिस के लिए वर्किंग आवर्स बिल्कुल वही हैं जो फैक्ट्री में काम करने वाले बाकी एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। यानी अगर तो वो एक सीजनल फैक्ट्री है, तो नॉट मोर देन 50 आवर्स इन अ वीक, और अगर वो एक नॉन सीजनल फैक्ट्री है तो नॉट मोर देन 48 आवर्स इन अ वीक। इसके अलावा फैक्ट्रीज एक्ट के तहत इदारे में काम करने वाले वर्कर्स को मिलने वाली जो हॉलीडेज होती हैं, उन तमाम तर छुट्टियों का भी एक अप्रेंटिस जो है वो एलिजिबल होता है।
इन छुट्टियों में बेसिकली एक वीकली रेस्ट आ जाती है, 14 एनुअल हॉलीडेज आ जाती हैं, 10 कैजुअल हॉलीडेज हैं, 16 मेडिकल लीव्स आ जाती हैं। इसके अलावा फेस्टिवल हॉलीडेज, कंपनसेटरी लीव, ये तमाम तर जो छुट्टियां हैं इसके लिए भी जो अप्रेंटिस है वो हकदार होता है। तो ये बेसिकली एक कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपने कितने अप्रेंटिस रखने हैं, किन किन ट्रेड्स में रखने हैं, और आपने उनको क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करने हैं। अभी एट द एंड हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास ये आ जाता है कि एक इदारे में काम करने वाले अप्रेंटिस को इदारे में मौजूद किसी भी यूनियन में शामिल होने का राइट नहीं होता। ना तो वो यूनियन के इलेक्शन में वोट कास्ट कर सकता है और ना ही वो खुद से कोई यूनियन इदारे में बना सकता है। दूसरी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज इसमें आ जाती है कि अप्रेंटिसशिप के कंप्लीट होने पे ये कंप्लीटली इदारे पे डिपेंड करता है कि आइदर वो अप्रेंटिस को जॉब ऑफर करते हैं या नहीं करते। अप्रेंटिस किसी भी लॉ के तहत अपने लिए अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के बाद जॉब क्लेम नहीं कर सकता। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें और आ जाता है कि अगर एक इदारे में 100 या 100 से ज़्यादा अप्रेंटिस काम कर रहे हो तो वो इदारा इस चीज़ का पाबंद है कि वो अपने इदारे के अंदर एक सेपरेट अप्रेंटिस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है वो कायम करे। और अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में 50 या 50 से ज़्यादा अप्रेंटिस काम कर रहे हैं तो उस इदारे के लिए ज़रूरी है कि वो एक सेपरेट अप्रेंटिसशिप ऑफिसर हायर करे जो कि अप्रेंटिसशिप के तमाम तर मामला को डील करे। एक मजीद इसमें अहम बात ये आ जाती है कि इन केस अप्रेंटिस जो कि अभी अप्रेंटिसशिप पे है उसने इससे पहले भी अप्रेंटिसशिप अथॉरिटी के अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड किसी सेंटर से अप्रेंटिसशिप की है इन सिमिलर ट्रेड, तो इस बार अभी जब वो अप्रेंटिसशिप कर रहा है तो उसके ड्यूरेशन का कुछ पोर्शन जो है वो एग्जेम्प्ट भी किया जा सकता है। लेकिन ये एग्जेम्पशन जो है वो बाय मैक्सिमम उसके टोटल ड्यूरेशन का हाफ पार्ट जो है वो की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर जो अप्रेंटिस है वो 1 साल की अप्रेंटिसशिप में है, अगर आपने उसका ड्यूरेशन एग्जेम्प्ट करना है तो अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट के म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ आप उसका जो कंप्लीट ड्यूरेशन है वो 6 मंथ्स तक जो है वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। और फिर उसी ड्यूरेशन पे बेसिकली उसका जो स्टाइपेंड है उसी के अकॉर्डिंगली वो उसको स्टाइपेंड पे किया जाएगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूं कि आपके पास जो अप्रेंटिस काम कर रहे हैं इन केस आप उन्हें किसी दूसरे इदारे में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट की परमिशन के साथ ये कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपके पास कोई जेन्युइन रीजन होना जरूरी है कि आइदर आपके पास उस अप्रेंटिसशिप ट्रेड के लिए जो है एडवांस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, या आप जिस इदारे में उसको ट्रांसफर करने जा रहे हैं वहाँ पे इस ट्रेड के लिए कोई बेटर फैसिलिटी जो है वो अवेलेबल है और उसकी ट्रेनिंग वहाँ पे इससे ज़्यादा बेहतर हो सकती है, तो आप अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट की परमिशन के साथ ऐसा कर सकते हैं, अपने अप्रेंटिस को किसी दूसरे इदारे में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक अप्रेंटिस की अप्रेंटिसशिप के जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो प्रोबेशन पीरियड होता है, और इस दौरान अप्रेंटिस अगर ट्रेनिंग छोड़ना चाहे तो विद सम गुड रीजन वो इसको छोड़ सकता है, और अगर एम्प्लॉयर उसको निकालना चाहे तो एम्प्लॉयर के पास भी कोई जेन्युइन रीजन होना चाहिए। लेकिन सेम प्रिंसिपल बेसिकली इस 3 माह के बाद भी अप्लाई होता है। अप्रेंटिसशिप के किसी भी पार्ट में अगर अप्रेंटिस ट्रेनिंग छोड़ना चाहे तो उसको अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट में कोई वैलिड रीजन पेश करना पड़ेगा। और सेम केस जो है वो एम्प्लॉयर का है, अगर एम्प्लॉयर अप्रेंटिस को टर्मिनेट करना चाहे तो वो भी कोई जेन्युइन रीजन पेश करके उस अप्रेंटिस को टर्मिनेट कर सकता है। अब यहाँ पे बेसिकली एक पॉइंट ये आ जाता है कि इन केस आप उस अप्रेंटिस को ड्यू टू सम मिसकंडक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मिसकंडक्ट की सूरत में एम्प्लॉय की जो एक इंक्वायरी कंडक्ट की जाती है, जो बेसिकली स्टैंडिंग ऑर्डर में हमें उसका एक कंप्लीट प्रोसेस मिल जाता है,
सेम स्टैंडिंग ऑर्डर इस अप्रेंटिस पे भी अप्लाई होता है। इन केस ऑफ मिसकंडक्ट सेम प्रोसीजर पे इस अप्रेंटिस की भी इंक्वायरी कंडक्ट होगी, और एट द एंड अगर वो गिल्टी साबित होगा तो आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं, और इन केस अगर वो गिल्टी साबित नहीं होता तो आप उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारे पास एक और पॉइंट इसमें ये आ जाता है कि अगर आप या अप्रेंटिस चाहे तो वो ड्यूरिंग अप्रेंटिसशिप अपना ट्रेड चेंज कर सकता है। नॉर्मली इस प्रैक्टिस को डिस्करेज किया जाता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि आइदर अप्रेंटिस जिस ट्रेड में अप्रेंटिसशिप कर रहा है, आइदर वो जो ट्रेड है वो उसके एप्टीट्यूड को, उसकी नेचर को, उसकी हेल्थ को मीट ना कर रहा हो, जिसकी वजह से वो दूसरे ट्रेड में ट्रांसफर होना चाह रहा है, जो कि उसकी बेसिकली जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट कर रहा है, उसकी उसमें लाइक हेल्थ जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है, या कुछ भी उसका एप्टीट्यूड मीट हो रहा है, क्वालिफिकेशन मीट हो रही है, जो भी रीजन हो सकता है। तो ऐसे में आप अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट की नॉलेज में रख के उस अप्रेंटिस का जो ट्रेड है वो चेंज कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आखिर में आपको बता दूं कि इन केस आप अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट जो है वो आपसे कुछ भी लाइक इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट को। जैसे फॉर एग्जांपल आप उनकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन है जिसे आपको फॉलो करना है और आप वो फॉलो नहीं कर रहे, या एट एनी स्टेप ऑफ अप्रेंटिसशिप आपसे कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और आप वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, या इस तरह का कोई भी और इस किस्म का मामला कि आपके जरिए अप्रेंटिसशिप डायरेक्टरेट को कुछ रिक्वायर्ड है इस ट्रेनिंग से रिलेटेड और आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे, या आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे अपने इदारे के अंदर, या इधर वो कोई इंस्पेक्शन करना चाह रहे हैं आप इंस्पेक्शन नहीं करवा रहे, इस किस्म का कोई भी रीजन, तो ऐसी सूरत में आप पे फाइन भी अप्लाई हो सकता है। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि जब तक आप वो फाइन पे नहीं करते तो वो फाइन डे बाय डे इंक्रीज होता है, और इन केस लाइक पनिशमेंट की सूरत में आपको इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट टॉपिक था अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड। मेरे ख्याल से मैंने कुछ इसमें स्किप नहीं किया है, लेकिन स्टिल किसी भी पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, इसके अलावा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन रेज होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर पूछें।